उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है, चाहे वो सीमा पे खड़ा हो, चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो, या जेएनयू में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो, आप उस आवाज को मिलने नहीं देना चाहते। जमानत पर जेल से जेएनयू लौटे कन्हैया कुमार अब लाल सलाम के नारे लगाने वाले खेमे के नए नायक हैं। मरणासन हाल में चली गई लेफ्ट की सियासत को जैसे नया जीवन मिल गया है। लेफ्ट के तमाम बड़े चेहरे अचानक निस्तेज दिखने लगे हैं और तथाकथित बुद्धिजीवियों की वाम से उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है। इसकी वजह यह है कि कन्हैया सिर्फ नारे नहीं लगाता, कन्हैया सिर्फ वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रु की किताबी बातें नहीं करता। कन्हैया अपने भाषण पर तालियां भी बजवाता है। मैं अपने अनुभव पे आता हूं। पुलिस ने हमसे पूछा कि आप लोग लाल सलाम क्या कहते हैं? कन्हैया ने बोझिल वामपंथ को थोड़ी आसान जबान बोलने की सलाह दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कच्ची उम्र के कन्हैया में सियासत की शातिर समझ है। उसे वामपंथ की मौजूदा औकात और हैसियत का भी अंदाजा है। उसे पता है कि अब शायद साम्यवाद के सब्जबाग से सर्वहारा झांसे में नहीं आएगा, लिहाजा कोशिश पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने की है। यही वजह है कि लाल सलाम के नारे लगाने वाले अब जय हिंद बोल रहे हैं और हंसिया हथौड़े वाले लाल परचम की जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन यह रास्ता नए ढंग की सियासत के नाम पर केजरीवाल के घर की ओर जाता है। यकीन न हो तो सुनिए वामपंथ के ये नए नायक किस तरह की और कितनी बड़ी सियासी गोलबंदी का ख्वाब सजाए बैठे हैं। जो लोग राइट के खिलाफ हैं वो सब लोग किसी न किसी रूप में लेफ्ट के साथ हैं। तब भी दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा दोस्त? देखिए, दुश्मन चुनने का तो मसला है नहीं, दोस्त चुनने का मसला है। दोस्त तो दोस्त होता है। बहरहाल वामपंथ के पस्त पड़े पहलवानों को होनहार कन्हैया की उपयोगिता का अंदाजा हो गया है, लिहाजा उन्हें बंगाल चुनाव में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। सीताराम येचुरी ने कन्हैया के भाषण से अभिभूत होकर तत्काल ये ऐलान भी कर दिया। बंगाल के अंदर जितने भी लेफ्ट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सब भाग लेंगे, कन्हैया सहित हाँ वो करेंगे। अब ये देखिए, पहली बार अब कुछ नजर आ रहा है देश को कि लेफ्ट के लोग है क्या, लेफ्ट के नौजवान है क्या। पश्चिम बंगाल वामपंथ का सबसे पुराना गढ़ है और सबसे लंबे वक्त तक लेफ्ट के कब्जे में रहा है। 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 34 साल बंगाल में वाम मोर्चे का एक छत्र साम्राज्य था। इसमें भी सबसे लंबे वक्त तक कद्दावर कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु का शासन था। ज्योति बसु ने सबसे पहले 1977 में वाम मोर्चे की गठबंधन सरकार बनाई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटे ज्योति बसु ने छोटे छोटे खेमों में बटे वाम दलों को एकजुट कर ये सरकार बनाई थी। लेकिन जानकारों की माने तो वाम मोर्चे के वजूद में आने की बड़ी वजह नक्सलबाड़ी आंदोलन था। नक्सलबाड़ी आंदोलन मजदूरों और किसानों का आंदोलन था, जिसकी अगुवाई चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे लोगों ने की। इस आंदोलन में हथियारबंद लड़ाई की बात कही गई, जिससे कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल के नौजवान काफ़ी तादाद में आकर्षित हुए। जानकारों की माने तो ये नक्सलबाड़ी आंदोलन ही था जिस पर सवार होकर लेफ्ट सत्ता में आई। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि वाम मोर्चा के लोग ही एक दिन नक्सलबाड़ी के दमन की वजह बने। सीपीएम ज्योति बसु के भूमि सुधार कानून को लंबे समय तक उनके टिकने की वजह बताता है। लेकिन लेफ्ट के जानकार कहते हैं कि गांव-गांव तक फैले सीपीएम कार्यकर्ताओं के हिंसक तेवर ने विरोधियों को कई जगह जड़ से ही खत्म कर दिया। बहरहाल अपने करिश्मे के सहारे ज्योति बसु ने सन 2000 तक पश्चिम बंगाल पर राज किया। लेकिन वाम मोर्चे की उल्टी नीतियों ने विकास का पहिया उल्टा मोड़ दिया। जो कोलकाता कभी कारोबारी मारवाड़ियों का गढ़ होता था, वहां का माहौल इस कदर बिगड़ा कि उद्योग धड़ाधड़ बंद होने लगे।
ट्रेड यूनियन की हड़तालों ने तमाम जूट मिलें और डनलप जैसे कारखाने बंद करा दिए। कुछ ऐसी भी गलतियां की जो गलतियां होनी नहीं चाहिए थी, जैसा जमीन के मामले में गलतियां की, इंडस्ट्री की जो है उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। तो हर चीज को अगर देखा जाए तो जनता खुश नहीं थी। बहरहाल ज्योति बाबू के गद्दी छोड़ने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए तो उन्हें इन खामियों का एहसास था। उन्होंने अपने स्तर पर बदलाव की कोशिश की, विदेशी कंपनियों से एसईजेड बनाने के लिए करार किया, टाटा को नैनो बनाने के लिए सिंगूर में जमीन दी। लेकिन बंगाल का चरित्र बीते दशक में इतना बदल गया था कि उनकी इन कोशिशों के नतीजे उल्टे पड़ने लगे। नेक्स्ट फेज में बेरोजगारी दूर करने के लिए जो कार्यक्रम लिया था, वो कार्यक्रम को बर्बाद किया वो सिंगूर नंदीग्राम के आड़ में। वो भी सब सच नहीं था, कुछ गलती था वामफ्रंट को, मगर उसको जिस तरह प्रचार किया 300-400% झूठ, उसके अंदर झूठ के एक माहौल बनाया। नंदीग्राम और सिंगूर में छिड़ी जंग को ममता बनर्जी ने अपने आंदोलन से हवा दी और आखिरकार लेफ्ट की जमीन उखड़ गई। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सरकार छोड़ी तो बंगाल 2 खरब के कर्ज में डूबा था और ममता बनर्जी आज भी इस कर्ज का रोना रोकर केंद्र से पैसे की मांग करती है। आइए अब रुख करते हैं केरल का। केरल वो पहला राज्य है जहां पहली बार ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। 1957 में सीपीआई ने केरल में चुनाव जीता था, लेकिन जल्द ही जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 3 साल बाद वहां फिर चुनाव कराया गया। दरअसल सत्ता में आने के बाद नंबूदिरीपाद सरकार ने संविधान को दरकिनार कर साम्यवादी एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ही केंद्र और राज्य में टकराव शुरू हुआ जो इस अंत तक पहुंचा। हालांकि बाद के दिनों में वामपंथ को केरल में गठबंधन का ही सहारा रह गया, जो सेकुलरिज्म के तमाम दावों के बावजूद मुस्लिम लीग से हाथ मिला सकता है। केरल में पिछले 2 साल मतलब 2 विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की बहुमत मिली है और यूडीएफ में वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पुराने रिवाज के अनुसार पहले यह था एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। इस बार जो है कि माहौल थोड़ा ऐसी है कि एलडीएफ आ सकता है। अब चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो तो नतीजा बाद में पता चलेगा। एक त्रिपुरा ही ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 बार से लेफ्ट की सरकार है, लेकिन पूर्वोत्तर के इस राज्य की जनजातीय डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि वहां कोई भी सरकार हो ऐसे ही चल सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति से अलग भी लेफ्ट का एक धड़ा है जो आजादी के पहले से ही हिंसा के रास्ते पर यकीन करता है। इसका सबसे बड़ा गढ़ तेलंगाना रहा है, लेकिन वहां से खदेड़े जाने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। आए दिन मुठभेड़ की खबरें आती हैं। जंगलों में न सड़क बन पा रही है न बिजली जा पा रही है। खुद को माओवादी बताने वाले इस धड़े के नेता गणपति बताए जाते हैं और इनका सपना जैसे आदिवासियों को जंगली बनाए रखने का ही है। दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट सत्ता रूसी क्रांति के बाद वजूद में आई। धीरे धीरे समूचे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की लहर चली और तमाम छोटे छोटे मुल्क रातों रात कम्युनिस्ट रिपब्लिक बन गए। जो नहीं बने उन्हें स्टालिन ने अपने दबदबे से सोवियत संघ का हिस्सा बना लिया। दरअसल दुनिया भर में समानता की बात करने वाले, सर्वहारा की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जोसेफ स्टालिन वो साम्राज्यवादी चेहरा थे जिसके आगे मुंह खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया और यह किस्सा है स्टालिन के खौफ को बयान करने के लिए काफी है। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान खुश्चेव और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर खुश्चेव मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? ये जो हालत पैदा हुई आपने क्या किया?
सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद कुर्सियों ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। दरअसल हर मुल्क में कम्युनिस्ट रिपब्लिक का चेहरा कोई न कोई तानाशाही था, जिसने अपने जोर से तख्ता पलट रोक रखा था। लेकिन 1989 में रोमानिया से अचानक एक आंधी उठी। राष्ट्रपति चाउशेस्कू के खिलाफ बगावत हुई और कम्युनिज्म का एक बड़ा गढ़ ढह गया। बेचैनी सोवियत संघ में भी बढ़ रही थी। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बगावत दबाने के लिए ग्लासनास्त और पेरोस्ट्राइका जैसे जुमले उछाल रहे थे। लेकिन 2 साल बीतते बीतते सोवियत संघ भी बिखर गया। आज का रूस वो रूस नहीं है जो सोवियत संघ के समय में था। अब वहां भी लोग साम्यवाद से काफी दूर आ चुके हैं। दूसरी ओर चीन जैसे मुल्क हैं। चीन का साम्यवाद रूस के साम्यवाद से अलग है। वहां का कम्युनिज्म माओ की देन है। माओ के लिए सत्ता का रास्ता बंदूक की गोली से होकर जाता था। चीन की राजधानी पर माओ ने 1948 की क्रांति के बाद लॉन्ग मार्च के जरिए कब्जा किया। लेकिन इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले साथियों पर भी माओ ने सत्ता पाने के बाद कैसे कह ढाए, इसके किस्से पूरे चीन में सुनाए जाते हैं। सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए कॉमरेडों के परिवारों को भी क्रूरता का शिकार बनाया गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ चीन ने समय के सच को बखूबी समझ लिया है। अब वो कारोबार में अमेरिका की होड़ ले रहा है। अपना मार्केट दूसरों के लिए खोला है और दूसरों से मार्केट के लिए रिश्ते बना रहा है। पीएम मोदी के आमंत्रण पर शी जिनपिंग का अहमदाबाद दौरा इसी सिलसिले की एक कड़ी था। लेकिन हमारा वामपंथ आज भी खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा से सहमता है और अपने खोल में बंद रहना चाहता है। कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हम कंपटीशन मार्केट में जाएंगे, तो कंपटीशन मार्केट में अगर हम ये नहीं होंगे तो फिर कंपटीशन में हम फेल हो जाएंगे। अब आपको एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। पहली बार 1957 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में सरकार बनाई। तब पूरी दुनिया की वामपंथी पार्टियां कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जरिए एक दूसरे से जुड़ी थी। मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक हुई। इस बैठक में चीन ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया। उनका तर्क था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार के नीचे कम्युनिस्ट सरकार कैसे चल सकती है। चीन के इस हमले के बाद पार्टी में अंदरूनी बहस छिड़ गई और विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी दो फाड़ हो गई। 1964 में वो सीपीआई और सीपीएम में बंट गई। हालांकि ये बंटवारा चीन से लड़ाई के बाद हुआ, इसलिए इसे चीन युद्ध के समर्थन और विरोध से जोड़ा जाता है। लेकिन पार्टी में दो राहें पहले ही बन गई थी। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दो टुकड़े हो जाने वाला लेफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बदलाव से कुछ क्यों नहीं सीखता। अब जरा लाल सलाम के नारे लगाती जेएनयू के जुझारुओं की यह तस्वीर एक बार फिर देखिए और जरा सोचिए कि हमारे नौजवानों को साम्यवाद का झूठा सपना कौन दिखा रहा है। एक ऐसी विचारधारा जो दुनिया के नक्शे से लगभग गायब हो गई है, या फिर उसकी तस्वीर इतनी बदल गई है कि पहचानना मुश्किल है। क्या ये वही कम्युनिज्म है जिसका सपना दुनिया के मजदूर किसानों को दिखाया गया? ऐसे में सवाल ये है कि क्या सत्ता में वापसी का लेफ्ट का सपना पूरा हो? क्या काठ की हांडी फिर चढ़ेगी? एहतशाम खान, दिल्ली, IDF7।